हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए डायरेक्टली पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम नजदीक है। एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? एग्रीगेट डिमांड की मैंने डेफिनेशन लिखी है। एडी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। किसी एक देश में, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में उस देश में रहने वाले सारे सेक्टर्स के लोग कुल मिला के जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्लान कर रहे हैं परचेज करने के लिए, एक्चुअली परचेज नहीं, प्लान टू परचेज, उसके टोटल को एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। जो बात ध्यान देने योग्य है वो ये है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज की बात हो रही है, एक अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है, एक देश की बात हो रही है। एक्चुअली प्लान नहीं है, प्लानिंग टू बाय द प्रोडक्ट है। ये कुछ इसके फीचर्स होते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? इकोनॉमी या तो क्लोज्ड होगी या इकोनॉमी ओपन होगी। क्लोज इकोनॉमी किसे कहते हैं? जहां पर आपके देश के दरवाजे बंद होते हैं, वेयर यू डू नॉट इंटरेक्ट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उस क्लोज इकोनॉमी में भी दो प्रकार के टॉपिक हो सकते हैं, या तो टू सेक्टर्स इकोनॉमी होगी या थ्री सेक्टर्स इकोनॉमी होगी। टू सेक्टर्स इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड होगा C प्लस I, यानी एग्रीगेट डिमांड विल बी द टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कितना हाउस होल्ड सेक्टर ने कंज्यूम किया और कितना खर्चा किया उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर। और अगर आपकी थ्री सेक्टर इकोनॉमी है तो AD विल बी इक्वल टू C प्लस I प्लस G। हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और अगर आपकी इकोनॉमी ओपन है, ओपन का मतलब आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डील कर रहे हैं, यू आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स, यू आर इंपोर्टिंग द गुड्स, वहां पर AD विल बी इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। और अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए कि AD इज इक्वल टू व्हाट, तो आप AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M लिखिएगा। अब मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूं। एक इमेजिनेटरी वैल्यू लेंगे अपनी मर्जी से। मान लीजिए आपकी इनकम Y 0 है। जब आपकी इनकम 0 होती है फिर भी आपके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाता है। जब आपकी इनकम 0 हो स्टिल यू डू सम एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी इनकम और बढ़ेगी, आपके एक्सपेंसेस और बढ़ेंगे, आपकी इनकम और बढ़ेगी, एक्सपेंसेस और बढ़ेंगे, इनकम और बढ़ेगी, आपके कंजम्पशन और बढ़ेंगे। इस तरह से इनडायरेक्ट इनकम का आपके कंजम्पशन से एक डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होता है। नंबर 2 पर मैं यहां पर लिख रहा हूं I मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसका इनकम के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? विच रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ इनकम। आपकी इनकम कम हो या ज्यादा हो, जो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट एक जैसा स्थिर रहेगा उसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो इस टेबल को बनाने के लिए हम यहाँ पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को लेंगे। सपोज इसकी वैल्यू 20 है। अपनी मर्जी से मैं मान रहा हूं, आप अपने बोर्ड के एग्जाम में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं AD इज इक्वल टू क्या होता है? AD इज इक्वल टू होता है C प्लस I। 40 प्लस 20
60, 120 प्लस 20 140, इस तरह से प्लस करते जाइए। जिस लेवल पर y और AD बराबर हो गए, यानी y इज इक्वल टू C प्लस आई हो गया, उसको इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। जैसे इस वाली इक्वेशन में एट द लेवल ऑफ 300 इनकम भी 300 है और आपका एग्रीगेट डिमांड भी 300 है। अब इसको मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करता हूं। चलो देखो बच्चों, एक्स एक्सिस पर मैंने इनकम को माना, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई, 0, 100, 200, 300, 400, 500। यहां पर वाई एक्सिस पर हम एग्रीगेट डिमांड लिखेंगे, मतलब C प्लस आई लिखेंगे। अपनी मर्जी से मान लो 50, 100, 150, 200, 250, 300। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितना है? 20। चाहे आपकी इनकम का लेवल कुछ भी हो, इनकम आपकी कुछ भी है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, फ्लैट है 20। सी का ग्राफ कैसे बनेगा? जब आपकी इनकम 0 है तो आपका कंजम्पशन 40 है। जब आपकी इनकम बढ़ गई 100 तो ये 120 हो गया, इनकम बढ़ गई और बढ़ गया, इनकम बढ़ गई और बढ़ गया। इस तरह से ये आपका सी का ग्राफ बन जाता है। एग्रीगेट डिमांड देखिएगा, एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन से भी ज्यादा है। अगर इनकम 0 है तो ये 60 है, अगर इनकम 0 है तो ये 60 है, इनकम 100 है तो ये 140 है, इनकम 200 है तो ये 220 है। इस तरह से ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व होता है। और सी और एडी के बीच का ये जो गैप है, ये गैप रिप्रेजेंट कर रहा है आई, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। आ रहा है समझ में? नोट कर लीजिए इसको। अब टॉपिक आता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that all producers are willing to supply in an economy in a given period of time। किसी एक देश में, किसी एक साल में, उस देश में रहने वाले सारे प्रोड्यूसर्स कुल मिला के जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करना चाहते हैं, एक्चुअली सप्लाई नहीं है, विलिंग टू सप्लाई है या प्लान टू सप्लाई है, उसके टोटल को या उसकी मनी वैल्यू को एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस S इज इक्वल टू Y। इनकम को ही एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है। और एग्रीगेट सप्लाई के दो पार्ट्स होते हैं, या तो आप अपनी इनकम को कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं, ठीक है। और इसका कर्व किस प्रकार बनता है? एग्रीगेट सप्लाई का जो ग्राफ होता है वो 45 डिग्री पर बनता है। यहां पर एक्स एक्सिस पर इनकम होती है, यहां पर C प्लस S होता है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई होती है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये 45 के डिग्री पर ही क्यों बनता है? देखिए, ये जो एंगल है पूरा, ये 90 डिग्री का है। इस 90 डिग्री के एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, 45 का ये हो गया, 45 का ये हो गया, तो जो आपकी इनकम है वो बराबर हो गई C प्लस S की, यानी कि पूरा का पूरा 90% था, 45 डिग्री पर ये वाला पोर्शन हो गया और 45 डिग्री पर ये वाला पोर्शन हो गया। तो टोटल 90 डिग्री के एंगल को ऐसे दो पार्ट्स में बांट दिया जाता है। दैट इज द मेन रीजन ऑफ दिस। आ रहा है समझ में? नोट कर लीजिए इसको। अब आगे का टॉपिक सिखाता हूं। जैसा कि आप जानते हो y इज इक्वल टू C प्लस S होता है, तो इससे दो चीज निकलती है, एक कंजम्पशन फंक्शन, दूसरा सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन होता है C इज इक्वल टू
सी बार प्लस बी वाई सेविंग फंक्शन होता है, एस इज इक्वल टू माइनस का सी बार प्लस बी वाई या एस बार। पहले ये समझो, सी बार का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी आपकी इनकम जीरो होने पर भी आप जो खर्चा करते हो, यानी कंजम्पशन व्हेन इनकम इज इक्वल टू जीरो, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। सी का मतलब टोटल कंजम्पशन, आपने कुल कितना खर्चा किया। वाई का मतलब इनकम, और बी का मतलब बी रिप्रेजेंट्स एमपीसी। एमपीसी का फुल फॉर्म मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो मैं भी समझाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं एमपीसी समझाता हूं। एस इज इक्वल टू माइनस का सी बार या एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई। यहां पर एस इज इक्वल टू टोटल सेविंग्स, सी बार माइनस का या एस बार इज इक्वल टू, जब आप जानते हो इनकम आपकी जीरो होती है तो जो खर्चा होता है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, और जब वो नेगेटिव में आ जाता है तो उसको एस कहा जाता है। आपने कमाए 100 रुपए, खर्च हो गए 100 रुपए से ज्यादा, लाइक 120 रुपए खर्च हो गए, तो आपकी सेविंग्स कितनी हुई, वाई माइनस सी, यानी माइनस का 20 बचा ना। तो जो ऑटोनोमस कंजम्पशन था, अगर उसी के आगे माइनस का साइन लगा देंगे तो वो एस बार के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वाई मतलब इनकम और 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, बी का मतलब एमपीसी, तो 1 माइनस बी का मतलब 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। अब मैं आपको सिखाता हूं एमपीसी क्या होता है और एमपीएस क्या होता है, पहले आप इसको नोट कीजिए। एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इनकम में हुआ चेंज, इसके कारण कंजम्पशन में हुआ चेंज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एमपीसी, जिसको हम बी भी लिखते हैं। अब आता है एमपीएस इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि 1 माइनस बी, इसका मतलब रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने के कारण सेविंग्स में जो अंतर आता है उसको एमपीएस कहा जाता है। अच्छा, एमपीसी और एमपीएस को जोड़ के हमेशा 1 आएगा, इट विल नॉट बी मोर देन 1। कैसे, देखिए, ये है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, दोनों में वाई कॉमन लिया, डेल्टा ऊपर आएगा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। सी प्लस एस क्या होता है, वाई, तो वाई से वाई कटेगा तो हाउ मच इट विल बी 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी इस इक्वेशन से बनेंगे, तो अच्छी तरह इसे नोट कर लो। इसके बाद टॉपिक आता है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बताता है द रेशियो बिटवीन सी एंड वाई, एक पर्टिकुलर कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम पर कितना परसेंट आप उसमें से खर्च कर देते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एपीसी। और एपीसी की वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जब आपकी इनकम निल होती है या कम होती है, कंजम्पशन का लेवल तब भी उससे ज्यादा हो सकता है, दैट्स व्हाई एपीसी कैन बी मोर देन 1। याद रखिएगा इस बात को। दूसरा है एपीएस। एपीएस इज इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू
सेव, यानी एक कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम पर आप उसका कितना परसेंट सेव करते हैं। और एपीसी और एपीएस को प्लस करके हमेशा 1 आएगा, चाहे ये 1 से ज्यादा हो फिर भी एपीएस को जोड़ने पर टोटल उसका 1 ही होगा। हाउ, लुक एट द बोर्ड, सी अपॉन वाई, एस अपॉन वाई, एलसीएम लीजिए, वाई से वाई कैंसिल, सी, वाई से वाई कैंसिल, एस, सी प्लस एस, वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। एपीएस कैन नॉट बी मोर देन 1 बट एपीसी कैन बी मोर देन 1, ठीक है, और जोड़ के दोनों को एक आएगा, याद रखिएगा। इसके बाद टॉपिक आता है एक्स एंटे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स। इसको प्लान्ड या इंटेंडेड, यानी व्हाट इज विश, एक हाउस होल्ड ऑफ एन इकोनॉमी जितना सेविंग्स करना चाहते हैं उसको प्लान्ड सेविंग्स या एक्स एंटे सेविंग्स कहेंगे, और जितना वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो उनका प्रपोजल है वो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स कहलाएगा। दूसरा होता है एक्स पोस्ट सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स, मतलब व्हाट इज द एक्चुअल सेविंग्स को एक्सपोज सेविंग कहेंगे, और जो इंसान ने या हाउस होल्ड ने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो एक्सपोज इन्वेस्टमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब आपका चैप्टर एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट हो गया, और अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। साथ पढ़ेंगे हम, साथ बढ़ेंगे।